सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से तीसरा भाग, इस विषय के अंतर्गत तीसरा भाग आज लेकर हम उपस्थित हुए हैं। 17 फरवरी 1946 को बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी भाषण दिया। विषय से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कितना क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब दे रहे हैं। और ये उस समय का स्पीच है जब भारतीय संविधान, भावी संविधान बनना था इस देश के अंदर। और उससे ठीक पहले जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शंस में हार जीत तय करेगी कि कौन भावी संविधान में सदस्य होगा, कौन भावी संविधान में शामिल हो पाएगा और कौन नहीं शामिल हो पाएगा। ऐसे अहम इलेक्शन में भाषण देते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक आपको वॉच करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होते हैं बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। इस विषय के अब तक के प्रथम और द्वितीय भाग को आपका बहुत स्नेह और प्रेम मिला है। हमें उम्मीद है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को भी उसी तरह का स्नेह प्रेम आप जरूर बरसाएंगे। आइए, तीसरी बार 17 फरवरी 1946 के दिन सभा हुई और इस सभा की पूरी मुंबई में धूम मची। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पूरा जमीन आसमान गूंज उठा। डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठे, तब भी तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शांति हुई और डॉक्टर बाबा साहब बोलने लगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम सीधे द्वितीय भाग से तीसरे भाग पर आ जाते हैं। और द्वितीय भाग अगर आपने वॉच किया है, सुना है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर कड़ी से कड़ी जोड़ने में सफल हो जाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए थी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब यहाँ कहना चाहते हैं कि संख्या तय नहीं करती आपकी जीत और हार। आप कितने स्वाभिमानी हैं, आप कितने निडर हैं, आप कितने साहसिक हैं, ये तय करेगा कि आपकी जीत होनी है या हार होनी है। कौरवों की संख्या अधिक थी, पांडवों की संख्या कम थी, बावजूद इसके पांडवों की जीत होती है। ये एग्जाम्पल इस बात का संकेत है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप जीतेंगे। और बाबा साहब कहते हैं आंकड़ों के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक पांडव विजयी हुए। इसी प्रकार हमारे हर मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हर मतदाता को अपना वोट देना होगा। कहने का तात्पर्य यह है, हिंदुओं के मतदाता बहुत ज्यादा हैं। काजलोकर को अगर 1,34,000 वोट मिलेंगे तो यह सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वहां क्या है मैं नहीं जानता। हमारे सभी मतदाताओं को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, उसी प्रकार 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। इसी संदेश को हम जोड़ देते हैं 13 मई, खासकर जो चौथा चरण है, हम जनपद कन्नौज में है, इसलिए वहां की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में इस समय 7 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। पहले इलेक्शन की वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है। बचे हुए सभी चरणों में आप जहां भी हैं, आपके यहाँ जिस चरण में भी इलेक्शन है, आप अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी हैं, तो आप वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें। बाबा साहब कहते हैं कि मतदान की जो शक्ति है, कड़े संघर्ष की बदौलत ये संजीवनी मंत्र है बहुजन समाज के लिए। ऐसे में बाबा साहब के इस कोटेशन को आपको कोट करते हुए निश्चित रूप से पहले मतदान फिर जलपान, इस तर्ज पर आपको मतदान करना होगा। सम्मानित साथियों, 3 जनवरी को मुंबई में प्राथमिक चुनावों में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11-12 हजार वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को 2-2 हजार वोट मिले थे। पूर्व भइयों को महार मांगों के नाम याद करवाकर उनसे ये वोट दिलवाए। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले चुनावों में हो सकता है कोई और आपके नाम से वोट दे जाए, हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियां होंगी। आप लोग चलकर जाएं और अपना वोट दें। चुनाव के दिन कांग्रेस के लोग आपको डराएंगे, धमकियां देंगे,
इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना होगा। हिंदू हमारे खिलाफ है ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसीलिए अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर ही है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अपने लोगों को कांग्रेस या पुलिस से कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना होगा। इससे पूर्व समता सैनिक दल ने कई बार प्रशंसनीय काम किया है। इस दल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्य की दक्षता के लिए दल को कंबल इस बार फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जादव के मार्गदर्शन में काम करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे प्रतिनिधि अपने विरोधियों को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें चारों खाने चित करेंगे। आज कांग्रेस के लोग प्रजातंत्र के नाम की जय बोल रहे हैं। क्या वे प्रजातंत्र का मतलब जानते भी हैं? अगर जानते हैं तो उन्हें लोगों से न सही अपने मन से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जिन्हें 90% वोट मिलते वे चुने गए हैं, ऐसा भी समझते हैं। कोई लड़ाई नहीं करता। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि 11 तारीख को आप विरोधियों को धूल चटाएंगे। आपने मुझे 17,000 रुपयों का चेक दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालांकि ये रकम चुनावों की चटनी के लिए भी काफी नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गांधी जी को 5 लाख की थैली अर्पण की गई, नेहरू को 3 लाख की थैली अर्पण की गई। कम पैसा मिला, इसका बिल्कुल खेद नहीं है, लेकिन इस काम में जरूरत बहुत अधिक की है। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, ये दिलों की अंतःकरण की राजनीति है। सम्मानित साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इस बात को हमें समझना होगा, बहुजन समाज को समझना होगा। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, ये दिलों की अंतःकरण की राजनीति है। बड़ा कोटेशन बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, समझने की आवश्यकता वर्तमान में भी है। पिछले 20 सालों में कभी मुझे एक मुश्त 5,000 रुपए भी नहीं मिले हैं। इसका मुझे कोई खेद नहीं है। हमारे लोग हिंदुओं के कंधे से कंधा लगाकर बैठते हैं। मेरे लोगों में उन्नति का आत्मविश्वास जगा है, इसी में मुझे खुशी है। भाइयों और बहनों, मुझे और कोई खास बात नहीं कहनी है। आपकी ध्येय प्राप्ति के लिए निस्वार्थ कर्तव्य परायण के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। आपसे मैं ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता। दिल्ली जाकर मैं एक ही उम्मीद रखूंगा और इंतजार करता रहूंगा, 11 तारीख के चुनावों में हमारी जीत के तार का। बात राष्ट्रवाद की, कृति जातिवाद की। अस्पृश्यों के हकों पर डाका डालकर राजनीति की दृष्टि से उन्हें पूरी तरह ठगने के बाद जहां भी संभव हो वहां हर तरह से अस्पृश्यों का मनोबल कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के बड़े प्रमाण हमें मिलने लगे हैं। मुंबई में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अस्पृश्य छात्रों के सामने कई तरह की मुश्किलें आती हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अस्पृश्य छात्रों को खास रियायतें मिले। इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर उसके जरिए सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया जाए। कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट ली गई और मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई। जून में ये कॉलेज शुरू होने जा रहा है। अस्पृश्यों के लिए विशेष रियायतों वाले कॉलेज की स्थापना हो रही है और खुल भी रहा है। ये देखकर सवर्ण हिंदुओं में जलन पैदा हो चुकी है। हिंदू धर्म रूपी पेट के अंदर इस द्वेष रूपी जलन के कारण जो घपले पैदा हो रहे हैं, उसकी आवाज 26 मार्च 1946 के दिन केंद्रीय विधानसभा की बैठक में सुनाई दी। 1932 में पुणे करार का बोझ अस्पृश्यों के गले बांधने से पूर्व गांधी जब आखिरी सांस ले रहे थे, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने शब्दों के सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानो चरण ही पकड़ रखे थे। जिन लोगों के कहे को मानकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया था, उन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं मालवीय साहब के सुपुत्र ने कुत्सित बुद्धि से सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में सवाल पूछे और कहा कि इस प्रकार के कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यों की शिक्षा संबंधी सारी जरूरतें हिंदू समाज पूरी कर रहा है। पंडित गोविंद मालवीय के सवालों का डॉक्टर बाबा साहब ने विधानसभा में जो जवाब दिया, उसे हम यहाँ दे रहे हैं। बाबा साहब ने कहा संपादक जनता से कि अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर चल रही चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिए जाने के पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूं वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अब तक हुई चर्चा में मेरे विभाग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है। इसका मुझे संतोष है। इसके बावजूद मैं बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ। कल फाइनेंस बिल के बारे में बोलते हुए मेरे पंडित मित्र पंडित मदन मोहन मालवीय
अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे कॉलेज की योजना के बारे में भी बोले थे, जिसकी वजह से आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कॉलेज की स्थापना का निरीक्षण शिक्षा विभाग ने किया और फाइनेंस विभाग ने उसे मान्यता दी। इसलिए इन विभागों को ही अगर इस विषय में खुलासा करने दिया होता तो बेहतर होता। मैंने उस योजना को केवल लागू किया था। इसके बावजूद मेरे मित्र गोविंद पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा उपस्थित किए गए मुद्दों का जवाब देने की जिम्मेदारी ऊपर निर्दिष्ट विभागों पर न डालकर मैं खुद जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसकी केवल एकमात्र वजह है कि और वह ये है कि इस योजना की समीक्षा करते हुए मेरे मित्र ने उसे राजनीतिक लबादा उड़ाने की कोशिश की है। इस योजना के बारे में शुरू में ही मेरे मित्र ने कहा, मुझे इस योजना के बारे में आश्चर्य होता है। मैंने जब उनका पूरा भाषण पढ़ा तब मुझे लगा कि उन्हें आश्चर्य लगने की वजह खुद उनकी धारणा है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में दलीय अंधानुकरण का भूत घुस आया है। इस मामले में मैं अपने मित्र को एक मशहूर कहावत याद दिलाना चाहता हूँ। कांच के घरों में रहने वालों को दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस कहावत के जरिए जो कहा जा रहा है वह पंडित जी समझ गए होंगे। समझ पाएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पंडित जी राष्ट्रवाद की बातें बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सारे हिंदुओं की बात तो दूर रही, जिनके साथ अपना क्षेत्र गोत्र नहीं मिलता, उन ब्राह्मणों के हाथ का पानी तक न पीने का जिगर न रखने वाले पंडित जी जैसे आदमी राष्ट्रवाद को चरपट पंजरी सभागृह के सदस्यों को और मुझे सुनाते हैं। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। धर्मांधता में शनि पवित्रता को किसी और की छुआछूत ना हो, इसका ख्याल रखने वाले को राष्ट्रवाद जातिवाद का हल्ला मचाते हुए किसी और पर जातिवाचकता का पार्टी का अंधानुकरण करने का पक्षपात का आरोप करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पंडित जी का गहरा ताल्लुक था या है, इस बात को भी न भूलें। मैं पंडित जी से पूछता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या जातिवाचक संस्था नहीं है? बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सभी हिंदुओं के लिए नहीं है। वह केवल हिंदू धर्म की एक विशिष्ट जाति की देखरेख में चलने वाली और खास उन्हीं के लिए चलाई जाने वाली संस्था है। इस विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ब्राह्मणतर लगभग है ही नहीं। इस बात से क्या वे इनकार कर सकेंगे? 1916 में इस विश्वविद्यालय का पारित किए गए प्रस्ताव में क्या वह पक्के तौर पर तय नहीं किया गया था कि हिंदू धर्मशास्त्र का अध्यापकत्व केवल ब्राह्मणों को ही मिले, किसी अन्य को ना मिले, भले उस विषय में उसकी शैक्षिक योग्यता ब्राह्मण अध्यापक से श्रेष्ठ क्यों ना हो। बहुत दूर की नहीं, अभी हाल ही में एक कायस्थ लड़की को ब्रह्म ज्ञान के पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश न दिए जाने पर उसे अनशन करना पड़ा था। कम से कम इस बात को मेरे मित्र भूले नहीं होंगे। इन सभी उदाहरणों से क्या यही साबित नहीं होता कि ये जाति अंधानुकरण है, पक्षपात है, धर्मांधता है? पंडित जी के पास इसका कोई जवाब है क्या? अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना को लेकर कल हुई चर्चा की रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा ध्यान अपने एक और मित्र श्री अयंगर के वक्तव्य की ओर गया। श्री अयंगर का ध्यान अपने शहर में क्या चल रहा है इस तरफ शायद नहीं गया हुआ दिखाई देता। मैं उनसे कहता हूँ कि वे इसी महीने की 12 तारीख का मद्रास से निकलने वाला हिंदू अखबार पढ़ें। उसमें उन्हें पता चलेगा कि सालेम में उनके जात भाइयों ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें ये तय किया गया कि वास ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना की जाए और खास ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना की जाए और उस संस्था द्वारा ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हो। ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोला जाए, उद्योग चलाए जाए और ब्राह्मणों की इस परिषद के अध्यक्ष कौन? सर सीपी रामस्वामी अय्यर जैसी विभूति। इस देश का हर आदमी मुंह से राष्ट्रवाद की जय, काम जातीयता, अंधानुकरण से भरे होते हैं बोलता रहता है, लेकिन उसके जिस समाज को अपने संकट भरे अत्यधिक कठिन जीवन के बारे में पहली ही बार एहसास हुआ होता है, वह अस्पृश्य समाज इन संकटों से अपनी मुक्तता करवाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा पाने हेतु शैक्षिक संस्था स्थापन करने की सोचते हैं। तब जो सदस्य अपने बारे में ये कहते नहीं थकते कि हमने जनता के कल्याण का बीड़ा उठाया है, वही सदस्य पक्षांधता, जात्यांधता मचाई जाने के विरोध में हल्ला बोलकर विरोध दर्ज करते हैं। सभी सदस्यों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात साफ करना चाहता हूं कि यह कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों का है, यह कहना पूरी तरह गलत होगा। अन्य सभी कॉलेजों की तरह इस कॉलेज में भी हर किसी को शिक्षा पाने की इजाजत है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के लिए जिन अध्यापकों की नियुक्ति करनी है उनमें सभी जातियों को शामिल किया गया है। आगे क्या कुछ बाबा साहब अपने जवाब को कंटिन्यू करते हैं। सम्मानित साथियों, चौथा भाग जरूर देखिएगा।
चौथा भाग कल लेकर हम उपस्थित होंगे ससमय। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में क्या कुछ कहा और सिद्धार्थ कॉलेज और बीएचयू में क्या डिफरेंस बताया है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रवाद और जातिवाद पर क्या चर्चा करते हैं? इस बारे में अपने विचारों को जरूर रखें। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था। समाज का मार्गदर्शन होना चाहिए ऐसे अम्बेडकर संदेश से, और निश्चित रूप से उसके माध्यम आप हैं, हम हैं। जब तक हम इस संदेश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा समाज कैसे वाकिफ होगा इस संदेश से? इसलिए हमारा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार अम्बेडकर संदेश सुन रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप बेल आइकन के साथ अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी अनुरोध के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।